Hello students, here our next lecture of class 8 subject science chapter 10 reaching the age of adolescence। तो बेटा हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था reaching the age of एडोलसेंस। जब हम एडोलसेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं या प्यूबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं, बॉयज़ की बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं, गर्ल्स की बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो हमने इन चीज़ों के बारे में बात करी थी। हमने पढ़ा था कि हाइट इंक्रीज होती है उस टाइम पे, बॉडी के शेप चेंज होता है, बॉडी का हमारी वॉइस चेंज होती है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं और मेंटल इंटेलिजेंसी हमारी हो बढ़ जाती है या हम कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, थोड़ा इमोशनली मैच्योरिटी हमारी आ जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमारे डेवलप होने लगते हैं, मेल और फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं, हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हार्मोन्स काम करने लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और फिर हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। तो इसको थोड़ा सा दोबारा से जान लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एडोलसेंस बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट। तो एडोलसेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो एडोलसेंट्स की एज में बच्चे पहुंच चुके हैं, वो अब कैपेबल हो गए हैं। कब? क्योंकि उनकी ओवरी से, फीमेल की बॉडी से, ओवरी से एग, और मेल की बॉडी से क्या रिलीज होने लग गया है? स्पर्म रिलीज होने लग गया है। यानी कि टेस्टिस से एग स्पर्म बनने लग गए हैं। तो इसका मतलब कि अब एडोलसेंट्स यानी कि वो बच्चे जो टीनेजर्स हैं वो कैपेबल हो गए हैं रिप्रोडक्शन के लिए। द कैपेसिटी फॉर मैच्यूरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्टेस फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल। तो ये जाना जाता है या ये माना जाता है कि जो मेल की कैपेसिटी होती है ना, मेल ज़्यादा रिप्रोड्यूसिंग ज़्यादा टाइम तक रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को रखते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। इन फीमेल्स में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो स्टार्ट होता है, लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है इन फीमेल्स। द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी 10 से 12 ईयर के आसपास स्टार्ट होता है एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। तो जैसे अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 10 से 12 साल के टाइम पे स्टार्ट होती है और उसके बाद 45 से 50 ईयर एक फेज ऐसा आता है जब फिर कंप्लीटली वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी बंद हो जाती है फीमेल्स की। ठीक है, तो उसे उस टाइम तक के फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। तो जो ओवा होता है वो बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे जो एग होता है वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने लगता है और वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज बाय, हमने कल पढ़ा था कि एक ओवम मैच्योर होता है और उसके बाद रिलीज हो जाता है। दोनों ओवरी में से भी किसी भी एक ओवरी से वो रिलीज होगा एक बार। कब? 28 से 30 डेज के आसपास। तो इस टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकेम थिक सो एज टू रिसीव द एग। तो मतलब कि उस टाइम पे क्या होता है ना, जैसे ही एग रिलीज होता है तो हमारे यूट्रस को लगता है कि फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि अब बॉडी के हिसाब से तो आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुके हो, तो उसको लगता है कि क्या पता स्पर्म आ जाए। अब स्पर्म आ जाए अगर उसे ऐसा लगता है तो वो क्या करने लगता है, यूट्रस में ब्लड वेसल की थिक लाइनिंग चढ़ने लगती है, ताकि अगर, अब देखो बेटा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि अगर स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे, फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा और फिर वो जायगोट धीरे धीरे यूट्रस में आता है और वही जायगोट आगे जाके एक कंप्लीट ह्यूमन बेबी बन जाता है ना। अगर ह्यूमन की बात करी थी, ऐसे अदर एनिमल में भी होता है। तो बॉडी को यही लगता है, फीमेल बॉडी को जब एग रिलीज होता है ना ओवरी से, तो बॉडी को यही लगता है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो मैं तैयारी तो कर दूं, जायगोट के लिए, जायगोट को रहने के लिए तैयारी तो कर दूं। तो उस टाइम पे ब्लड वेसल चढ़ाते रहता है ताकि एक सूटेबल और बिल्कुल सॉफ्ट सा कुशन जैसा इन्वायरमेंट उसे मिले। तो उस चक्कर में ब्लड वेसल वो चढ़ा देता है। अब ब्लड वेसल चढ़ी, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, वहां पे को वो जगह मिलेगी और प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पे को नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोल रहा है कि इन केस इट इज फर्टिलाइज, अगर वो फर्टिलाइज हो गया और वो डेवलप हो गया तो दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, तब तो प्रेगनेंसी है, ठीक है। लेकिन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग तो रिलीज होना ही है भले ही फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, ठीक है। एग हर फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी या ड्यूरिंग प्यूबर्टी के बाद 45 से 50 साल तक एग तो रिलीज होगा ही होगा, चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे स्पर्म हो ना हो, ठीक है। एग तो हर मंथ रिलीज होगा ही होगा और हर मंथ हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस मिस अंडरस्टैंडिंग में रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं कहेंगे वैसे, वो इस तैयारी में रहता है कि अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मैं पहले से खुद को तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो रहता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस समय क्या होता है, द एग तो रिलीज हुआ है, द रिलीज egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessel are shed off। तो यहाँ पे को जो ब्लड वेसल्स चढ़ी हुई थी, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, टूट जाती है और वो ब्लड वेसल में क्या होता है बेटा, ब्लड ही तो होता है ना, तो ब्लड रिलीज होने लगता है थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक।
ठीक है, तो वहाँ से ब्लड रिलीज होने लगता है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वीमेन, तो वीमेंस में ब्लीडिंग होने लगती है, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसे मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से हम जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो 28 से 30 डेज में के बाद हर मंथ रिपीट होता है। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि एक बार हो, हर मंथ फिर ये प्रोसेस रिपीट होती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है एंड इसको मेनाकी कहा जाता है। फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसे मेनाकी कहा जाता है। एट ये 15 से 50 ईयर बोल रहा है, लेकिन 10 से भी हो जाता है कभी कभी बेटा। तो उसके बाद बोल रहा है द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 ईयर के आसपास मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो इस कंडीशन को मेनोपॉज कहा जाता है। पॉज मीन्स रुक जाना, रोक देना, तो वो रुक जाता है। और इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, और उसके स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है, लेकिन इट टेक टाइम टू बिकम रेगुलर, थोड़ा सा टाइम लेता है रेगुलर होने में। ठीक है, तो पहली कह रही थी कि पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्टेस फॉर मेनाकी टू मेनोपॉज, इज सी राइट? यस, सी इज राइट, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पीरियड मेनाकी से मेनोपॉज तक का ही होता है किसी भी फीमेल में। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, इसमें अलग अलग टाइप के हार्मोन्स आते हैं, वो यहाँ पे काम करते हैं, वो एक्ट करते हैं। और द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, तो साइकिल होती है, सॉरी मैच्योरेशन ऑफ एग, जो साइकिल होती है उसमें सबसे पहले एग मैच्योर होता है। फर्स्ट प्रोसेस, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही होगी तो उसका फर्स्ट प्रोसेस ये है कि सबसे पहले एग को मैच्योर होना होगा और उसके बाद उसे रिलीज होना होगा, और वो रिलीज हुआ तो जो थिकनिंग है, यूटेराइन वॉल की जो थिकनिंग है उसे थिक होना पड़ेगा और उसके बाद टूट जाना होगा अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो। ठीक है, और उस केस में क्या हो जाएगा, इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिन टू डिवाइड, अगर केस ऐसा है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और एग आपस में कांटेक्ट में आए, तो उस टाइम पे क्या होगा, एग फर्टिलाइज हो रहा है और वो डिवाइड होते जाएगा, अपने नंबर को इंक्रीज करते जाएगा यूट्रस में, और फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था, और फिर एक कंप्लीट बेबी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, कि कैसे मदर की वॉर्म में लड़का है या लड़की है, कैसे बनता होगा, ये है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बोल रहा है कि आई हैड हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजन हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी। तो पहली बोल रही है कि मैंने अपनी मदर और अपनी आंटी की बातें सुनी हैं, जो कि अबाउट मेरे कज़न के बारे में मैंने सुना जिनकी की बेबी होने वाला है। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी शुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल। वो डिस्कस कर रहे थे कि इनका बेबी होगा या बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो आई वंडर, जब उसकी उन्होंने पहेली ने उनकी बातें सुनी तो वो सोचने लगी कि आई वंडर व्हाट मेक द फर्टिलाइज एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और गर्ल। तो वो सोचने लगी कि ठीक है, एग फर्टिलाइज होता है फिर बेबी बनता है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो फर्टिलाइज एग बेबी बॉय बनेगा या बेबी गर्ल बनेगा, वो डिटरमाइन हो जाता है। कैसे गर्ल और बॉय बनता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। कैसे पता चलता है कि लड़की होगी या लड़का होगा, या पता तो चलना, चलो वो तो डिलीवर होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन कैसे बॉडी कैसे बॉय, बेबी बॉय और बेबी गर्ल बनाती है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, बॉय और गर्ल। ठीक है, तो इनसाइड द फर्टिलाइज एग जो होता है उसके अंदर या जायगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। उस जो एग है ना, जो वो जायगोट है ना, वो जो एग है ना, उसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आगे जाके वो ये एग सेल या ये जायगोट आगे जाके लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये ना हमारी बॉडी में एक थ्रेड लाइक ऐसे तागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें मतलब कि समझ लो ये जायगोट है, इसके अंदर ये थ्रेड है। ठीक है, बिल्कुल तागे जैसा स्ट्रक्चर होता है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम, इसे हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो बोल रहा है इन द फर्टिलाइज एग, तो फर्टिलाइज एग में क्रोमोसोम होता है और इस क्रोमोसोम के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये बच्चा आगे जाके लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 को रिकॉल कीजिए। दैट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हमने पढ़ा है कि हर एक सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। तो हर एक सेल में, हर एक न्यूक्लियस में, ऑल ह्यूमन बीइंग, तो इसके पास क्या होता है, हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये तो पढ़ा है ना।
तो हमने ये भी पढ़ा कि ऑल ह्यूमन बिगेन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। हर एक ह्यूमन बीइंग, भले वो लड़का हो या लड़की हो, उसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इट मीन्स 46। टोटल कितने क्रोमोसोम है बेटा? हम लोगों के पास 46 क्रोमोसोम है, और इन 46 क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स की तरह नजर आते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। तो इन 46 क्रोमोसोम्स में से टोटल 23 पेयर के 46 ही तो होंगे ना। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 एक जैसे होते हैं, और 45 और 46 वाले जो 2 क्रोमोसोम हैं, यानी कि लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम हैं, वो 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं, जिनको कि हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, यही वो 2 क्रोमोसोम होते हैं जो कि मेल होगा या फीमेल होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, उसको डिटरमाइन करती है। थोड़ा सा मैं आपको हटके बताती हूँ। देखो, एक बॉय होता है, बॉय को क्या बोलते हैं? मेल। ठीक है, दूसरी फीमेल जिसे कि गर्ल्स कहते हैं, जिसे गर्ल हम कहते हैं। ठीक है, इनमें 44 के 44 क्रोमोसोम तो सेम होंगे, दोनों में ही 44 सेम होते हैं, लेकिन जो लास्ट का जो क्रोमोसोम होता है बॉयज में होते हैं एक्स और वाई, यानी कि 45 और 46 क्रोमोसोम इसका। ठीक है, और गर्ल्स में होते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, 45 46 दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, तो अब ये बॉयज का एक्स वाई क्रोमोसोम, गर्ल्स का एक्स एक्स क्रोमोसोम, ये डिटरमाइन करता है कि आगे जाके जो बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना बेटा। ओके, इन द क्या बोला? दैट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ एवरी सेल। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो सभी ह्यूमन बीइंग्स के पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ देयर आर दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। 2 इसके हो गए, ये भी सेक्स क्रोमोसोम, 2 इसके हो गए, ये भी सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम। हमने देखा ना, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, 1 वाई क्रोमोसोम होता है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। इसको भी सेक्स क्रोमोसोम बोल देंगे और इसे भी सेक्स क्रोमोसोम बोल देंगे। ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई। सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहा बेटा? क्योंकि ये सेक्स को, सेक्स यानी कि मेल है या फीमेल है, उसको ये बताएगा। ठीक है, ये जेंडर को डिफाइन करता है, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ओके, नाउ द गैमेट्स, एग। अब गैमेट क्या होते हैं बेटा? गैमेट एग और स्पर्म होते हैं ना। फीमेल में एग और मेल में स्पर्म कहा जाता है। तो हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इनके पास एक सेट होता है क्रोमोसोम का, ये सेट या ये वाला सेट होगा। अगर स्पर्म है तो स्पर्म के पास ये वाला सेट होगा, एग है तो इसके पास ये वाला सेट होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। गर्ल होगी तो एक्स एक्स, बाकी 44 तो ठीक है, एक्स एक्स के साथ होगा। बॉय होगा तो 44 तो ठीक है, एक्स वाई के साथ होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मतलब कि ये फादर समझ लीजिए, ये मदर समझ लीजिए। ओके, तो कुछ ऐसे ही तो होगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि द अनफर्टिलाइज्ड एग, अगर द गैमेट एग ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो अगर जो अनफर्टिलाइज्ड एग अगर है तो उसके पास हमेशा हैज 1 एक्स क्रोमोसोम, उसके पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। बट स्पर्म आर ऑफ 2 काइंड। तो स्पर्म्स क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। 1 काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम एंड अदर काइंड ऑफ हैज अ वाई क्रोमोसोम। मतलब कि इसके पास तो एक्स एक्स ही है, ठीक हो गया, सेम है। फीमेल के पास अनफर्टिलाइज एग है, लेकिन जो ये स्पर्म है, स्पर्म के पास तो 2 है ना, एक एक्स है और एक वाई है। एक एक्स टाइप का क्रोमोसोम है, एक वाई टाइप का है, इसके पास तो दोनों एक्स एक्स टाइप के ही हैं। ओके, तो अब बोला जा रहा है कि सी फिगर 10.4, 10.4 को देखिए, ये एक्स और एक्स दिखाया गया है और ये स्पर्म है, स्पर्म से क्या आ रहा है बेटा? ये एग है, ये भी एग है, ये स्पर्म है, 2 स्पर्म है। एक स्पर्म, 2 टाइप का स्पर्म है ना, एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म, एक वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म। 2 एग हैं, एक एक्स क्रोमोसोम वाला, दूसरा एक्स क्रोमोसोम वाला। जब ये वाई और ये एक्स आपस में मिल जाएंगे तो ये एक्स वाई बना देंगे, और एक्स वाई का मतलब होता है बॉय। ये एक्स और ये एक्स मिल जाएगा तो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम बनाएगा, और एक्स एक्स का मीनिंग होता है गर्ल। इसको और डिटेल में जानेंगे, पहले देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग। तो जब भी, अब देखो एग तो किसी के भी साथ, जैसे मैंने कहा कि एक्स और वाई ये है मेल, एक्स और एक्स है फीमेल। अब मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में हमने फर्टिलाइजेशन कराया, मतलब इन दोनों के बीच में मेटिंग हुई, और इसका क्रोमोसोम, मतलब कि जो ये स्पर्म है ये फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा। फीमेल बॉडी के अंदर जब जाएगा तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब ये एक्स क्रोमोसोम यहाँ से, अब देखो होता क्या है ना बेटा, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम कभी भी बच्चे में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाइगोट बनेगा, हमें पता है ना, ये जाइगोट बनेगा,
जब ये फर्टिलाइज होंगे तो जायगोट बनेगा। अब जायगोट में क्या होगा, देखो ये अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है। कैसे? क्योंकि 50% ये है, 50% ये है, 50% ये है और 50% ये है। ठीक है, इतना आया ना समझ में? तो अब देखो, अगर हमें पता है कि हमारी बॉडी में 50% हमारी मदर के कैरेक्टर आते हैं, 50% हमारी फादर के कैरेक्टर आते हैं, यही तो पता है ना हमें। तो अब ऐसा हो जाएगा क्या, ये दोनों क्रोमोसोम आ जाएंगे क्या जायगोट में एक ही पेरेंट से? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही आता है, या एक्स ही आएगा या वाई ही आएगा एक बच्चे के लिए। ठीक है, मान लो कि एक बच्चा है, ये जायगोट है, इस जायगोट के लिए एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया, पापा से या फादर से उसके आया, और यहाँ से तो कुछ भी आए एक ही आएगा यहाँ से भी, लेकिन या ये वाला एक्स आएगा ये वाला एक्स आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो जब एक एक्स स्पर्म मतलब कि एक स्पर्म आया जो कि एक्स क्रोमोसोम्स को लेके आया, और यहाँ से एग आया एक्स क्रोमोसोम को लेके आया, तो इसने एक्स और एक्स क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स और एक्स क्रोमोसोम इसने इस डेवलपिंग जायगोट को दे दिया, जो जायगोट डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया 44 प्लस एक्स एक्स। तो 44 प्लस एक्स एक्स क्या होता है बेटा, फीमेल होती है, यानी कि जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा, गर्ल बनेगी। फिर एक कंडीशन और, हमने कहा कि इनका इनका पहला बच्चा था जो गर्ल हुई। ठीक है, कैसे हुई आपने पढ़ा कि एक्स वाई क्रोमोसोम मेल में था, एक्स क्रोमोसोम मेल, एक्स वाई क्रोमोसोम मेल में था, एक्स क्रोमोसोम फीमेल में था। तो एक बार जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक्स क्रोमोसोम मेल से आया, एक्स क्रोमोसोम ही फीमेल से आया, तो एक्स जब आया तो इन्होंने फीमेल बेबी इनकी पैदा हुई। ठीक है, दूसरा इनका जो दूसरा बेबी था एक्स वाई और एक्स क्रोमोसोम फिर से सेम वही होगा फीमेल में, तो इसमें से भी एक ही आया। तो इस बार हमने माना कि वाई क्रोमोसोम उसके पापा से मिला और एक्स क्रोमोसोम उसको अपनी मम्मी से मिला, तो एक्स वाई हो गया ना। तो एक्स वाई का मतलब क्या होता है, बॉय। तो यहाँ पे को जो दूसरा बेबी उनका होगा वो बॉय होगा। ठीक है, तो वही आपको समझाया गया है कि द जायगोट वुड हैव 2 एक्स। देखो, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग को फर्टिलाइज करता है, द जायगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, जायगोट के पास 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं, एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड। तो उसमें कुछ ऐसा ही हो जाता है, ये वाला कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, फीमेल चाइल्ड वो बन जाती है, क्योंकि उसके पास अब 2 कैरेक्टर हो गए, क्योंकि एक एक्स उसको एक्स से मिला, एक एक्स उसको स्पर्म से मिला। ओके, दूसरा, इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट अ वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम दे रहा है, ये स्पर्म है, ये एग है, स्पर्म से वाई क्रोमोसोम और एग से एक्स क्रोमोसोम आया, तो वो वाई एक्स या एक्स वाई बन गया, तो इसका मतलब जो बेबी है वो बॉय बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे को फर्टिलाइजेशन हुआ, वो डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड में डेवलप हो गया। वही आपको दिखा रखा है, ये स्पर्म है, वाई क्रोमोसोम वाला आया और एक्स के साथ मिला तो एक्स वाई यानी कि बॉय बन गया। ये क्रोमोसोम है, एक्स के साथ आया और ये गर्ल बन गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कुछ इस तरीके से फीमेल यानी कि मदर की बॉडी में कोई बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा उसके बारे में पता चलता है, कैसे वो डेवलप होगा उसके बारे में हमें पता चला। तो बोल रहे हैं, नाउ यू नो व्हाट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न बेबी। तो यहाँ से आपको एक आइडिया नहीं मिल रहा कि, देखिए इसको ही देखिए, एक्स वाई एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स एक्स, आपको नहीं लगता कि जो बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है, मतलब कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है? आपको नहीं लगता कि फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड है? क्योंकि देखो, फीमेल से तो यानी कि मदर से तो दोनों ही कंडीशन, कुछ भी आप करो, मदर से तो एक्स क्रोमोसोम ही मिलना है, और ये एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होता है और ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल में भी होता है। तो कोई भी एक्स आए वो किसी जेंडर को डिफाइन नहीं करने वाला है। लेकिन फादर के पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम भी है, वाई क्रोमोसोम भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फादर वाई क्रोमोसोम दे देता है तो लड़का होगा, क्योंकि मदर से तो एक्स ही आने वाला है। और अगर फादर एक्स क्रोमोसोम दे देते हैं तो उसको क्या मिलने वाला है, दूसरा उधर भी एक्स ही मिलने वाला है, तो वो क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ, हालांकि फादर भी फिजिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, फादर के क्रोमोसोम्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, फादर्स क्रोमोसोम विल बी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी। तो अनबॉर्न बेबी का क्योंकि यहाँ पे क्या माना जाता है ना, स्पेशली इंडिया में भी अगर मैं बोलूँ तो पिथौरागढ़ में, ऑफकोर्स पिथौरागढ़ में भी ऐसा होता है कि सबको क्या चाहिए होता है, बॉय ही चाहिए होता है, नहीं हमें लड़का ही चाहिए वाला हिसाब रहता है ना। इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही ये है, गर्ल फ्यूटिसाइड बहुत ज़्यादा होता है, अनबॉर्न गर्ल को मतलब कि मदर की वॉम में ही उन्हें मार दिया जाता है, तो मतलब कि ये माना जाता है कि बॉय ही होना चाहिए घर में। तो अब देखो बेटा, अब किसी की 2-3 बेटियां अगर होती हैं ना, तो उनको कहा जाता है कि नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मदर ही है, मदर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि आप बेटियों को ही बर्थ कर रहे हो। हालांकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर गर्ल्स हैं तो
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 2-3 लड़कियां हैं तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। तो मेंटलिटी होती है बेटा सभी की कि नहीं लड़का ही चाहिए, तो ऐसा कोई कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत गलत बात है कि गर्ल्स के पैदा होने पे खुशी नहीं मनाई जाती है, जबकि दोनों बच्चे तो दोनों ही इक्वल होते हैं, बॉय हो या गर्ल हो, है ना। तो लेकिन काफ़ी जगह ऐसा होता है कि अभी काफ़ी जगह तो केसेस ऐसे भी आते हैं कि अगर गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो मदर को मार दिया जाता है, गर्ल चाइल्ड को ही मार दिया जाता है पैदा होते ही। तो ये बहुत गलत बात है। अब हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि मदर तो कहीं से कहीं तक रिस्पॉन्सिबल होती ही नहीं है इसके लिए। जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन इंटरनल फैक्टर की बात करें तो फादर के क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फादर अगर हम कहें, जैसे हम मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, उसके लिए हम फादर को रिस्पॉन्सिबल हमें ठहराना चाहिए कि भाई आपका क्रोमोसोम नहीं मिला था, आपका वाई क्रोमोसोम मिलता तो बॉय होता, क्योंकि मदर से तो एक्स ही क्रोमोसोम आना है ना। तो वही आपको बताया जा रहा है कि फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ आवर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जो माना जाता है कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, या लड़का हो रहा है तो तभी भी मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, लड़की हो रही है तब भी मदर को, तो नहीं, दोनों ही कंडीशन में फादर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फादर के क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। ओके, रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर टू फॉर हिज टोटली अनजस्टिफाई। जब उसको ब्लेम किया जाता है तो ये बहुत अनजस्टिफाई है, क्योंकि उसके लिए वो कहीं से कहीं तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं मदर। ठीक है, तो अब आप लोग तो पढ़े लिखे हो तो आप समझा सकते हो अगर आपके आसपास भी ऐसा अगर कुछ होता है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। तो क्या इन सेक्स हार्मोन्स के अलावा, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन के अलावा भी कोई और हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में? क्या उनका भी कोई काम होता है? तो इनके बारे में हम जानते हैं। यस ऑफ कोर्स, इनके अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। लुक एट फिगर 10.3 अगेन। 10.3 फिगर को अगेन देखिए, बोला जा रहा है 10.2। इस फिगर को दोबारा से आपने देखना है। ठीक है, हॉर्मोन्स फ्रॉम प्यूटिट्री स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज। ये टेस्टिस एंड ओवरी को स्टिमुलेट करता है ताकि टेस्टोस्टेरॉन मेल में और ईस्ट्रोजन फीमेल में रिलीज हो सके। ठीक है, उसके बाद रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में और जहां उसने जाना होता है वहां ये पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो उसके बाद स्टिमुलेट करता है कि बॉडी में आप चेंजेस को लाओ। ठीक है, हमने देख लिया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। तो द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्यूटिट्री, हार्मोन जो सीक्रेट करती है प्यूटिट्री ग्लैंड हमने पढ़ी थी ना। देखिए बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इस पोर्शन में हमारे प्रेजेंट रहती है प्यूटिट्री ग्लैंड। तो ये क्या करती है, हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। ठीक है, ताकि स्टिमुलेट टेस्टिस, और टेस्टिस को स्टिमुलेट करती है और ओवरी को टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। और ये समझ लीजिए प्यूटिट्री आता है और इंस्ट्रक्शन देता है टेस्टिस और ओवरी को कि जाइए अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस कीजिए, अपने हार्मोन्स को सीक्रेट कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे जब आप लोग काम नहीं करते हो तो टीचर आपको डांटते हैं ना, जाइए और काम कीजिए, तो बस वही समझ लीजिए प्यूटिट्री। आप टीचर को समझ लीजिए, टीचर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जाइए आपने काम करना है, या मैंने ये कर दिया है, या मैंने आपको लिखा दिया है तो आप भी नोट कीजिए। ये इंस्ट्रक्शन तो मिलते हैं ना, या रीडिंग कीजिए। तो वैसे ही प्यूटिट्री भी ओवरी और टेस्टिस को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई अब मैंने स्टिमुलेट कर दिया है, जब आपको बता दिया है तो आप भी अपने हार्मोन को सीक्रेट कर दीजिए। ओके, You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. आप पढ़ के आ चुके हो कि pituitary क्या होती है, एक endocrine gland होती है, और ये किससे अटैच रहती है, ब्रेन से अटैच रहती है हमारे, है ना। अपार्ट फ्रॉम द प्यूटिट्री, अगर प्यूटिट्री को छोड़ दें तो जो टेस्टिस एंड ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी सच एज, इनके अलावा, मतलब कि अगर हम इसको छोड़ दें, मतलब कि प्यूटिट्री, टेस्टिस, ओवरीज, क्योंकि इनको तो हमने बहुत पढ़ लिया, इनके अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं या ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, प्यूटिट्री ग्लैंड है, ओवरी भी हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, टेस्टिस भी सीक्रेट कर रहा है। तो देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड एंड एड्रिनस। देखो ये प्यूटिट्री है, दिस इज थायराइड ग्लैंड। आप हाथ लगाओगे ना अपने गले में तो जो वोकल कॉर्ड वाला पोर्शन होता है ना बेटा, वहां पे आपको कुछ उभरा हुआ सा पार्ट फील होगा। हाथ लगाइए इस वाले पोर्शन पे, बटरफ्लाई जैसा शेप इसका होता है, दिख रहा है ना बटरफ्लाई शेप, देखियो
ऐसा लग रहा है बटरफ्लाई उड़ रही है ना। तो आपको गले में तो शायद ऐसा फील नहीं होगा बटरफ्लाई जैसा, लेकिन उभरा उभरा सा पार्ट आपको फील होगा ना, वो हमारी क्या होती है बेटा, थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, फिर आते हैं नीचे वाले स्टमक के आसपास वाले पेट में, पेट वाले रीजन में। तो किडनी के ऊपर ना, देखो आपको नहीं लग रहा किडनी को टोपी पहना रखी है, लग रहा है ना। तो किडनी के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो होता है एक ग्लैंड, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड, तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहती है बेटा, अपर साइड ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी के ऊपर वाले साइड के, या ऊपर साइड वाले पार्ट में, या हेड ऑफ किडनी भी आप कह सकते हो। एक बिल्कुल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल्कुल कैप की तरह होता है। ठीक है, फिर ठीक उसके नीचे प्रेजेंट रहती है हमारी स्टमक के पास पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, पैनक्रियाज आपने, और जब हमने फूड के बारे में पढ़ा था, फूड के डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तब भी इसके बारे में आपने जाना था, है ना। उसके बाद ओवरी, फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो ओवरी में प्रेजेंट रहता है। ओवरी इस पोर्शन में प्रेजेंट, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहती है, देखो अगर ये पूरा करेंगे तो कुछ ऐसे। और उसके बाद फिर आता है टेस्टिस, टेस्टिस इस रीजन में प्रेजेंट रहता है, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि पैनक्रियाज, ओवरीज या टेस्टिस के अलावा भी ह्यूमन बॉडी में अदर ग्लैंड्स होती हैं। थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, और पैनक्रियाज है, जो कि कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स का सीक्रेशन करते ही रहते हैं। ठीक है, तो आगे जानते हैं। तो बोल रहा है कि बूझो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat। तो बूझो और पहेली कभी एक जगह एक बार घूमने गए थे, अपनी आंट के यहाँ घूमने गए थे, जो कि डॉक्टर थी। ठीक है, जो कि डॉक्टर थी। एंड रिमेम्बर, उन्हें याद आया कि वहाँ एक लड़का था जिसका नाम काका था। उसका एक उसका ना बहुत बड़ा, मतलब कि उसके जो गला था, जो थ्रोट वाला पोर्शन था, बिल्कुल लटकता हुआ और बहुत बड़ा था। ठीक है, तो उनकी आंट ने उनको बताया था, देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर। तो उन्होंने बताया था कि जो काका है उसको बीमारी है, मतलब कि एक प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, एक डिजीज से, जिसे कि गॉइटर कहा जाता है। गॉइटर एक बीमारी है, अ डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में होने वाली एक डिजीज होती है, और जो कि काकास थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन। अब देखो, थायराइड ग्लैंड का काम है एक हार्मोन को सीक्रेट करना, जिसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मली सीक्रेट हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है तो ये जो ग्लैंड होती है ना, जो ये एड्रिनल ग्लैंड होती है, बहुत बड़ी हो जाती है और फिर बाहर लटक जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी किसी का बहुत बड़ा होता है ये वाला पोर्शन। तो थायरॉक्सिन को सीक्रेट नहीं कर पा रहा था, तो उनकी आंट ने उनको बताया, देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फॉर डायबिटीज। उन्होंने ये भी बताया कि उनके अंकल जो हैं वो डायबिटीज, जैसे कि शुगर बोला जाता है ना बेटा, उनको शुगर की बीमारी है। और जो कक्का था उसको कौन सी बीमारी थी बेटा, गॉइटर। गॉइटर एक ऐसी बीमारी है जो कि थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन के सीक्रेट ना होने पाने की वजह से होता है, जिसमें कि गला वाला पोर्शन बहुत बड़ा और लटकता टाइप का हमें फील होता है। ठीक है, दूसरा ये थायराइड हार्मोन की कमी, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है। दूसरा, उनकी आंट ने बताया कि उनके जो अंकल हैं इनको क्या है, डायबिटीज है। और डायबिटीज क्यों होती है बेटा, बिकॉज हिज पेनक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन इंसुलिन। मतलब कि थायराइड ग्लैंड थी, उसने थायरॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस किया तो गला बड़ा हो गया, थायराइड ग्लैंड बढ़ गई। दूसरा, डायबिटीज है। डायबिटीज क्यों हुई, क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो एक हार्मोन, वो भी हार्मोन को सीक्रेट नहीं कर रहा है, और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। मतलब कि अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो हमें डायबिटीज हो जाएगी। और डायबिटीज कैसी बीमारी है जिसमें हम मीठा बिल्कुल नहीं खा सकते। अब क्यों नहीं खा सकते बेटा, चलो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, तो होता क्या है ना डायबिटीज में, कि हम जो खाना खाते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के फॉर्म में। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है बेटा, अब नॉर्मली एटीपी के फॉर्म में। और वैसे क्या होता है, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है ना ग्लूकोज। तो जैसे कहते हैं कि एनर्जी नहीं आ रही तो चलो ग्लूकोज पानी पी लो, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। और जब हॉस्पिटल में कोई जाता है उसको ड्रिप चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज चढ़ाए बोलते हैं ना, तो क्यों, ताकि, और वो फिर खाना नहीं दिया जाता है, तो वो अल्टीमेट, मतलब खाना क्यों नहीं दिया जाता है बेटा जिसको ग्लूकोज चढ़ता है, क्योंकि ग्लूकोज ही हमारा, मतलब कि हमारी बॉडी में जो खाना है ना वो ग्लूकोज ही तो बन जाता है फिर, है ना, बॉडी में जाके वही तो बन जाना है उसने। और ग्लूकोज तो मीठा होता है भाई,
है ना। तो होता क्या है ना, आप जो भी शुगर की बीमारी जिसको होती है, डायबिटीज जिसको होती है ना, उसकी बॉडी में एक हार्मोन नहीं काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं इंसुलिन। और वो इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा होता है? वो इंसुलिन रिलीज हो रहा होता है कहाँ से? हमारे पैनक्रियाज से। हमारे स्टमक में प्रेजेंट, जो स्टमक वाले पोर्शन के आसपास जो पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है ना, वो उसे रिलीज कर रहा है। अब कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है और ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो अब जो हमने हमारे खाने के थ्रू जो ग्लूकोज जा रहा है ना, वो इंसुलिन का काम क्या है? मीठे को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, तो लगातार खाना तो खा रहे हैं, मीठा भी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो उसको क्या कह दिया जाता है? डायबिटीज। और ऊपर से फिर हमने फिर कोई मीठी चीज खा ली तो फिर वो तो फिर और भी प्रॉब्लम करेगा। मतलब अगर बोले तो लोग कहते हैं कि मीठा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगी। तो ये डायबिटीज मीठे से कनेक्शन अगर नहीं हुई है तो मीठे से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इंसुलिन से कनेक्शन है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेट होना ना होना ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि ना कि ये कि आप कितना मीठा खाते हो। हाँ, डायबिटीज होने के बाद कभी मीठा तो चखना भी नहीं चाहिए, बहुत प्रॉब्लम फिर वो कॉज करता है। तो बोला कि द हार्मोन इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। तो अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में हार्मोन इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा, बॉडी में नहीं आ रहा होगा, तो डायबिटीज हो जाती है। तो बूजो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। तो उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी बता दीजिए, विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। उन्होंने जो उनके क्लिनिक में देखा था ना, क्लिनिक में आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के चार्ट, ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स के चार्ट्स लगाए जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड भी लगी हुई है। तो बूजो और पहेली ने उनसे पूछा कि ये जो चार्ट में एक ग्लैंड लगी हुई है, एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या होती है? तो द आंट टोल्ड देम दैट एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। तो आंटी ने बताया, जो उनकी डॉक्टर आंटी थी, उन्होंने बताया कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो भी एक हार्मोन को सीक्रेट करती है, और उस हार्मोन की वजह से जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, सॉल्ट जो बनता है, नमकीन चीजें जो बन रही है हमारी बॉडी में, वो बिल्कुल क्या रहता है? फिक्स रहता है, मेंटेन रहता है। एंड एड्रिनल ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनलिन। एड्रिनल एक और हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम एड्रिनलिन बोलते हैं। पता है ये क्या करता है? इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरिड। तो देखिए ये एडजस्ट करने का काम करता है जब कोई बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में। अब मैं बताती हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि हम लोग क्लास में हैं, अचानक मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं पढ़ा रही हूँ और अचानक से मैंने आप में से किसी एक बच्चे को खड़ा किया और मैंने बोला कि आगे आओ और एक्सप्लेन करो। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या होंगे बेटा? आपने कभी पढ़ा नहीं है तो आप डर जाओगे ना कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, वो भी पूरी क्लास के सामने। फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। या आप कुछ कर रहे हो क्लास में और किसी टीचर ने आपको पकड़ लिया, अब आपको पता है कि भाई अब मैंने डांट खानी है या अब मैं मार खाऊंगा, अब मुझे डांटा जाएगा पूरी क्लास के सामने। तो क्या होता है? थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, है ना। और जब आप दौड़ रहे हो या आपको अचानक से कोई चीज़, जैसे अचानक से शेर दिख जाए, क्या होगा? डर जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि आइए टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप सोचते हैं कि चलो रीडिंग तो कर दूंगा, बाद में जो नहीं आएगा मैम बता देंगी। नॉर्मल होता है ना, धीरे 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 धीरे। तो ये नॉर्मल करने का काम किसका होता है? एड्रिनलिन हार्मोन का। आपके स्ट्रेस को कम करना, आपकी परेशानियों को धीरे धीरे आप रिकवर होने लगते हैं। तो वो रिकवरी करने में कौन हेल्प करता है बेटा? यही एड्रिनलिन हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ओके, तो बोल रहे कि थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द प्यूटिट्री थ्रू इट्स हार्मोन। तो थायराइड और एड्रिनल अपने हार्मोन को तभी सीक्रेट करते हैं जब उनको ऑर्डर मिलता है प्यूटिट्री हार्मोन से कि अब आपको सीक्रेशन करना है। ठीक है, यानी कि प्यूटिट्री ही सभी को क्या देता है? इंडिकेशन देता है या इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने क्या काम करना है। तो प्यूटिट्री इंस्ट्रक्शन देगा, तो थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड दोनों के दोनों अपने हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, प्यूटिट्री एक और हार्मोन को सीक्रेट करती है। प्यूटिट्री ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती है, विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ हो किसी भी पर्सन की, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्यूटिट्री ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करे। ओके, नाउ नेक्स्ट, आर देयर हार्मोन इन अदर एनिमल्स टू। क्या ये हार्मोन्स अदर एनिमल में भी होते हैं? हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। क्या ये
रिप्रोडक्शन में भी कोई रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। तो चलिए जानते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। इंसेक्ट और फ्रॉग में प्रेजेंट हार्मोन्स की बात करते हैं जो उनकी लाइफ को कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, आप सिल्क मॉथ के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। एंड द फ्रॉग द कैटरपिलर हैज टू पास, और फ्रॉग के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। आपने पढ़ा कि जो कैटरपिलर है हैज टू पास थ्रू, अलग अलग स्टेजेस से पास होके आता है टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। तो मतलब कि जो कैटरपिलर होता है, लार्वा जो होता है, वो अलग अलग स्टेजेस से होते हुए आता है और एक टाइम आता है कि वो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है ना। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो आपने क्लास 7th में पढ़ा था, रिकॉल कीजिए उसे, सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री को। सिमिलरली द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। तो इसी तरीके से जो टैडपोल होता है वो भी क्या करता है, बहुत सारे स्टेजेस को पास करता है। ये तो आप अभी चैप्टर 9 में पढ़ के आ चुके हैं। हमने देखा कि कितना अलग था उसका टैडपोल वाला और फिर उसके बाद फ्रॉग बनना। तो ये हमने पढ़ा चैप्टर 9 में। तो बोल रहा है कि द चेंज फ्रॉम लार्वा, वो उसका लार्वा ही तो था ना बेटा। तो जो चेंजेज होते हैं, द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। हमने कहा कि जो चेंज आता है लार्वा से एडल्ट में पहुंचने तक, जो चेंजेज आते हैं उसे मेटामॉर्फोसिस हम कहते हैं। फिगर 9.10 देख लेते हैं बेटा, हमें दिखाया था ना लास्ट चैप्टर में, दिस वन देखो, ये लार्वा से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको हमने क्या कह दिया था, मेटामॉर्फोसिस। कैसे चेंज हो रहा है ना, देखो ये एग थे, एग से फिर अर्ली टेडपोल आया, फिर लेट टेडपोल बना, थोड़ा सा डेवलप हुआ और उसके बाद एक टाइम आया जब ये कंप्लीट और डिफरेंट एडल्ट फ्रॉग में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा, बोल रहे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। तो अब इंसेक्ट में होगा तो इंसेक्ट हार्मोन ही होंगे, जैसे ह्यूमन में ह्यूमन हार्मोन थे, है ना, वैसे इंसेक्ट में इंसेक्ट हार्मोन होते हैं। इन अ फ्रॉग, अगर हम एक मैडक की बात करें, फ्रॉग मीन्स मैडक, इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में भी होता है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है ना, अब भी पढ़ा था, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, कम रिलीज होगा, तो गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है ना। तो फ्रॉग की बॉडी में भी थायरोक्सिन नाम का हार्मोन होता है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, इसका मतलब उसके पास भी थायराइड ग्लैंड होती है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरोक्सिन की जो प्रेजेंस है वो जरूरत पड़ती है आयोडीन, वाटर में जो आयोडीन है वो रिक्वायर करता है। इफ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि टेडपोल तो वाटर में ही ग्रो करते हैं, तो अगर ऐसा हुआ कि ऐसा वाटर जिसमें कि टेडपोल ग्रो कर रहा है वहां पे आयोडीन नहीं है, आयोडीन की कमी है, तो जो टेडपोल है वो कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर जो टेडपोल है वो एडल्ट में अगर कन्वर्ट होना चाहता है तो उसके पास आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, इसीलिए उसको थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बूझो, इफ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट, अगर लोगों के खाने में, और आयोडीन किस में होता है बेटा, हमारे नमक में होता है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक लीजिए कहा जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है ताकि गॉइटर ना हो या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बूझो बोल रहा है कि अगर लोगों के पास या लोगों के खाने में, उनके डाइट में आयोडीन कम हो गया, आयोडीन कम है, विल दे गेट गॉइटर कॉज बाय लैक ऑफ थायरोक्सिन। तो क्या थायरोक्सिन की कमी से उनको गॉइटर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, थायरोक्सिन की कमी से ही तो गॉइटर होता है ना। तो चलिए जानते हैं एक्टिविटी 10.3 में हमें क्या दिया है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडीन सॉल्ट। तो बहुत जगह हमें मिलता रहता है, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आए दिन खबर आते ही रहती है, आए दिन बताया जाता है कि आयोडीन का क्या रोल है। और डॉक्टर से, किसी डॉक्टर को अगर आप जानते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद एक नोट आप तैयार कर सकते हैं कि कंज्यूमिंग आयोडीन सॉल्ट को कंज्यूम करना कितना जरूरी है, या आयोडीन सॉल्ट पे एक आप क्या कर सकते हैं, नोट आप लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, आप इंटरनेट में भी ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, तो और पता लगा सकते हो उसके बारे में, और ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप पता लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम से हमारा एक टॉपिक आता है। तो आपको पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, यानी कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, भले मेल का हो या फीमेल के हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी होना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर आप किसी के इंडिविजुअल की हेल्थ को, पूरी हेल्थ को अगर आप डिटरमाइन करते हैं तो वहां पे वो फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए,
और एक वर्ड उसमें और होता है सोशली, ठीक है। सोशली भी वो अच्छा होना चाहिए, मेंटली भी ठीक है, फिजिकली भी कोई बीमारी नहीं है, तो उसे आप क्या बोल देंगे, अच्छी हेल्थ वाला इंसान है, आप उसे बोल देंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई ठीक ठाक है, हैवी बॉडी है, तो आपने कह दिया कि ये बहुत हेल्दी है। इसको हेल्दी नहीं कहा जाता बेटा। हेल्दी पर्सन वो होता है जो मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है और सोशली भी एक्टिव है, उसे हेल्दी कहा जाता है। और साथ ही साथ जिसको बीमारी नहीं है उसे आप हेल्दी नहीं कह सकते हो सकता है वो मेंटली फिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम में है, मतलब कि ऐसा इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, लोगों से भी बहुत हंस खुस के मिलता है, उसको आप हेल्दी कहोगे, ठीक है। हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री हो सकता है, लेकिन डिजीज फ्री पर्सन को हेल्दी आप नहीं कह सकते हमेशा, ठीक है। ये WHO कहता है। तो चलिए देखते हैं, टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज, किसी भी ह्यूमन को अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हर एक ह्यूमन को किसी भी एज में नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट। सबसे पहले तो उसे बैलेंस डाइट चाहिए, एक बिल्कुल सही प्रॉपर डाइट। बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का अच्छा खाना खाना है, आपको मिल्क पीना है, आपको कर्ड चाहिए, आपको दाल चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, ये चीज़ें आपने खानी है। एक हेल्दी और बैलेंस डाइट आपको खाना चाहिए। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। तो जो पर्सन है उसको हमेशा अपना साफ सफाई, हाइजीन मतलब अपनी पर्सनल साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और फिजिकल एक्सरसाइज उसने करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि वो फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहा है ना। तो ड्यूरिंग एडोलसेंस और एडोलसेंस के टाइम पे हाउएवर दीज बिकम इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। इस टाइम पे ये सारी चीजें, बैलेंस डाइट का होना और क्या कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइज का करना, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, उस टाइम पे हमारी बॉडी को इस चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोग अभी एडोलसेंस की एज में हो ना बेटा, तो आपको एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, आपको जिससे आपको चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, हार्मोन चेंज होता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आने लगता है, हमें किसी की बात सही नहीं लगती है बेटा। यस ना आपको अपने मदर फादर की बातें सही लगेंगी, ना आपको अपने टीचर्स की बातें सही लगेंगी। आपको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टीचर भी आपकी एज से निकल के आ चुके हैं, आपके मदर फादर भी उस एज से निकल के आ चुके हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं वो सभी की बॉडी में होते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, मतलब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, रो जाना या बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना, ये सब इस एज में होता है। तो इट्स ओके, ये सबके साथ होता है, लेकिन है ये कि कंट्रोल आप कैसे करते हो, ठीक है। और यही वो एज होती है जहाँ पे आप बहुत जल्दी बेटा, आप मुझे नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे इस एज के जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी, जैसे होता है ना, हम पढ़ते हैं ना कि जैसे बिगड़ गया है वाला जो वर्ड बोलते हैं, इसी एज में होता है, क्योंकि उस टाइम पे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। तो जैसे लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाना, गुंडागर्दी करना, तो मतलब ये इसी एज के हम कह सकते हैं साइड इफेक्ट हैं, इन्हीं हार्मोन्स के साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि पहली पहली बार ये एक्टिव हो रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, हम अच्छी अच्छी चीज़, जैसे हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी में हम अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, मोटिवेशनल थॉट्स आप देखिए, और बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, है ना। तो अच्छे अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में हम रह रहे हैं जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। अगर इस टाइम पे आप ऐसी संगत में आप चले गए ना जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी गलत मिल रहा है आइडिया, तो आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वो एज है जहाँ से फिर निकलना, उन चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको हेल्दी डाइट खानी है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है और अपना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी अभी ये सारी चीज़ें आएंगी, जैसे ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में आपकी बुक में है। तो दूसरा, न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंट्स को, यानी कि आप लोगों के, यानी कि टीनेजर जो बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड है, उनको क्या क्या चाहिए, ठीक है। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलसेंट एक ऐसी एज है जहाँ पे कुछ बहुत जल्दी ग्रोथ होता है और बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो हैंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट, तो डाइट क्या होनी चाहिए, हैज़ टू बी केयरफुली प्लान, अच्छे से प्लान होनी चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट इज, आप पढ़ के आ चुके हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है उसे याद कीजिए। दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, ऐसा खाना जिसमें कि प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, वाइटामिन भी होते हैं इन रिक्वेसाइड प्रोपोर्शन, जो बिल्कुल एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये सारी चीजें होती हैं, तो उसे हेल्दी डाइट कहा जाता है, ठीक है। अवर इंडियन मील, जैसे कि हमारा इंडियन खाना क्या होता है बेटा, बहुत ही अच्छा होता है, पता सारी चीजें होती हैं इसमें, रोटी, राइस, दाल, जिसको पल्सेस कहा जाता है, एंड वेजिटेबल्स, इज अ बैलेंस मील, एक बैलेंस मील होता है। मिल्क इज अ बैलेंस फूड इज इन इटसेल्फ, मिल्क अपने आप में एक बैलेंस फूड है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, फ्रूट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है नरिश करने में। फॉर इन्फेंट्स, बच्चों के लिए मदर मिल्क इज प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। छोटे बच्चे 6 महीने तक खाना नहीं देते हैं बेटा, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, मदर के मिल्क से तो सर्वाइव करते हैं ना, क्योंकि मदर के मिल्क में सारे का सारा न्यूट्रिशन मिलता है, ओके। तो फिर उसके बाद
आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी। देखिए आयरन मतलब लोहा नहीं खा देना है फिर, हाँ, तो खाने में भी हमारी बॉडी में मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, उन मिनरल्स में से एक मिनरल होता है आयरन। और वो आयरन हमें कहाँ मिलता है बेटा, जैसे कि लीफी वेजिटेबल में, जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, ठीक है, गुड़ में, मीट में, सिट्रस यानी कि खट्टे फल जो होते हैं उनमें मिलता है, इंडियन गूसबेरी जैसे कि आंवला, आंवला में मिलता है, आर गुड फॉर एडोलसेंस। ये सारी चीजें आपने अभी खानी चाहिए, ठीक है, सारी की सारी वेजिटेबल खानी चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन है जो सारी सब्जियां खाता है बेटा? आई थिंक बहुत कम होंगे जो सारी की सारी सब्जियां खाते होंगे, है ना। आप बिल्कुल डिमांड करते हो कि घर में कि नहीं मुझे तो यही खानी है, आज लौकी बनी है तो नहीं खानी है, आज ये बना है तो नहीं खाना है, तो सारी सब्जियां खानी है, क्योंकि आप ऐसी एज पे हो जहाँ पे आपकी बॉडी को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। सोच लो फिर अगर आप सारी चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी तो कैसा लगेगा? आपके सारे फ्रेंड्स ग्रो कर रहे होंगे, उनकी हाइट भी बढ़ेगी, मस्कुलर बॉडी हो रही है, बहुत अच्छी सी बॉडी बन रही है, तो आपकी नहीं बनेगी। तो इसीलिए जरूरी है कि सारी चीज़ों को, सारे वेजिटेबल्स आपने खानी है, दाल खानी है, राइस खानी है, रोटी खानी है ना, सारी चीज़ें आपने खानी है। ओके, तो नाउ चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। तो सारे आइटम्स को रखिए लंच और डिनर में इनमें से। एंड इट्स द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशन, फिर चेक कीजिए कि क्या बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस आप खाना खा रहे हो। डज इट इंक्लूड सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ। क्या आप ऐसा खाना खा रहे हो जिससे कि एनर्जी आपको मिलने वाली है, जिससे कि प्रोटीन्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। क्या ये भी आपको चेक करना है अपना खाना, ठीक है। तो क्या आप ऐसा खाना खा रहे हो जो कि फैट आपको देगा और साथ ही साथ शुगर देगा जिससे कि एनर्जी मिलेगी। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अब फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में आपका क्या मानना है? विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स, कौन से प्रोटेक्टिव फूड होते हैं? चिप्स एंड पैक्ड और थिन टिन्ड स्नैक्स through very tasty should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value। तो जो चिप्स और जो पैक्ड और जो स्नैक्स होते हैं ना, हालांकि दो वेरी टेस्टी, हाँ इसमें दो राय नहीं है कि ये टेस्टी तो होते हैं, लेकिन ये कभी भी जो रेगुलर खाना है ना उसके बराबर न्यूट्रिशनल वैल्यू ये कभी नहीं दे सकते बेटा। आप चिप्स खा रहे हो, आपको पसंद तो यही होता है ना, चिप्स, चाउमीन, मोमोज वगैरह यही तो खाते हैं आप, मतलब आपको प्रीफर कर दिया जाए ना एक दिन की बेटा दाल बनी है, रोटी बनी है, ये खा रहे हो या अपने लिए मतलब बाहर से कुछ ले आओगे, तो आप जल्दी से बोलोगे बाहर से ले आते हैं, है ना। तो आप जो वो खाना खाओगे ना उसमें कभी भी ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे जो हमारे इंडियन मील में मिलते हैं, ठीक है। तो खाइए लेकिन कभी कभी खाइए, ठीक है, अवॉइड करिए उन चीज़ों को, क्योंकि हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़्यादा घर के बने खाने की ज़रूरत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो चिप्स वगैरह आप खाते हो, चाउमीन, मोमोज जो खाते हो ना, इनके कंपैरिजन में हमारी बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, दाल की, रोटी की, सब्जी की, लीफी वेजिटेबल्स मेनली, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है बेटा। नाउ एक्टिविटी 10.4 आपको दी जा रही है, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। मेक अ ग्रुप विथ योर फ्रेंड, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाइए। अब ये तो हो नहीं सकता, फ्रेंड्स तो अभी आपको मिलते हैं नहीं, तो फिर भी कोशिश कीजिए अगर हो पाता है तो एक लिस्ट बनानी है जो भी खाना आप खाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, यू हैड ऑन द प्रीवियस डे, जो आपने पहले दिन खाया था। अब स्कूल में ये हो सकता ना पहले दिन जो आपने खाया था, तो इन तीनों चीज़ों की, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। आइडेंटिफाई द आइटम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और उनमें से पहचानिए कि आप कौन कौन सा खाना खा रहे हो जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड एंड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे, उसको भी कंज्यूम बेटा उसको भी आइडेंटिफाई कीजिए जो आपने जंक फूड मीन्स जो बाहर का खाना आपने खाया था ना, उसको भी आइडेंटिफाई कीजिए आपने कौन सा खाया था, पहले दिन क्या क्या खाया था, ठीक है। फिर एक्टिविटी 10.5 दी गई है। एक्टिविटी 10.5 में क्या दिया है? गेट आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन फिगर 10.6। देखिए मीट दिया है, वेजिटेबल दिए हैं, मिल्क एंड एग आपको दिया हुआ है, और फ्रूट्स दिए हुए हैं देखिए अलग अलग, और ग्रेन्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। इनसे आपने क्या आइडिया लेना है? प्रिपेयर चार्ट और पोस्टर्स, यस, इसका चार्ट बनाइए या पोस्टर बनाइए एंड पेस्ट देम इन द क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलसेंट। तो ये तो छुट्टी में आप कर ही सकते हो बेटा, चार्ट बनाइए, इसका चार्ट तो बना ही सकते हैं ना, इन सारी चीज़ों का चार्ट बनाइए, एक चार्ट बनाइए, उसमें मीट भी शो कीजिए, वेजिटेबल भी शो कीजिए, मिल्क और एग, इसी को बना लीजिए चार्ट में, तो फिर हम क्लास में लगाएंगे इसको, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर हमने किया था ना, सबने चार्ट बनाए थे, तो किसी की बोर्ड में लगे थे और किसी की क्लास में लगे थे, है ना, नोटिस बोर्ड में भी हमने लगवाए, बाहर जो बोर्ड है हमारे हर क्लास के बाहर वहाँ भी लगवाए थे। तो इस बार भी ऐसे ही लगेंगे जब स्कूल खुल जाएगा, तो आप लोग सभी चार्ट बनाइए, ओके। तो प्रिपेयर चार्ट और पोस्टर एंड पेस्ट देम इन द क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द
डाइट फॉर एडोलसेंट, तो जिससे आप अवेयर रहोगे कि अच्छा हाँ मैंने ये खाना है, हमेशा आपके दिमाग में रहे, ठीक है। यू मे यूज योर क्रिएटिव आइडियाज एंड प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, तो आप अपने आइडियाज यूज कर सकते हो बेटा, एक एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हो, मतलब क्रिएटिव आइडियाज आप ला सकते हो। और यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन ऑन दिस टॉपिक, तो यस हम एक टॉपिक, इस टॉपिक पे कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्लास में। फिर अभी तो हो नहीं सकता है क्लास में, हो सकता है अभी तो बस चार्ट वाला ही हो सकता है, या फिर आप इसको बनाओ या अपने हिसाब से कुछ भी आप बना रहे हैं, तो है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई, पर्सनल साफ सफाई के बारे में जानते हैं। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको रोज नहाना चाहिए, रोज दिन में एक बार तो आपको नहाना ही चाहिए। इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स, आप लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी है, बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी और स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक द बॉडी स्मेली, तो आप लोगों की बॉडी में क्या होता है ना बेटा, स्वेट ग्लैंड जो कि पसीना कॉज करती है, वो एक्टिव होती है उस टाइम पे ज्यादा, तो कभी कभी पसीने की बहुत गंदी स्मेल आती है अगर आप नहाते नहीं है, तो आपके लिए जरूरी है कि रोज नहाओ, ओके। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरीडे, हर एक पार्ट को, अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए रोज। और नाउ टर्न योर पेज, इफ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन देयर आर चांस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, अगर आपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा ना तो इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे गर्ल्स को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो उन्हें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अपना साफ रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना। और हर बार प्रिपेयर रहना चाहिए अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट को लर्न करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि आप अगली बार के लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग एंड प्लेइंग इन द फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी, तो जब आप जो भी आप वॉक कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, ऐसा नहीं खेलना नहीं है, पढ़ाई ही करनी है, खेलिए, वॉकिंग कीजिए, वॉक कीजिए, फ्रेश एयर में जाइए, जिससे कि बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, जितने भी यंग बॉयज और जो गर्ल्स हैं उन्हें वॉक देना चाहिए। और एक्सरसाइज एंड, मतलब कि ऐसा नहीं कि टीनेजर्स के लिए ये है, सबके लिए ये है, ठीक है। एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स, एक्सरसाइज कीजिए, आउटडोर गेम्स खेलिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह जो होती हैं, आप ये कर सकते हो बेटा। तो ये आज का टॉपिक हम यहीं पे, यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे, अगला जो होगा। थोड़ा सा बच गया है बेटा, लेकिन आई थिंक अभी हो नहीं पाएगा, तो फिर हम व्हाट यू हैव लर्न भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे जो सेक्स होता है ये पढ़ा था, और मेंस्ट्रुएशन की बात करी थी, और कैसे सेक्स डिटरमाइंड होता है बेबी का उसकी हमने बात करी थी, कैसे गर्ल और बेबी बॉय बनता है उसकी हमने बात करी थी, कैसे बॉयज़ में XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल में, मदर में XX क्रोमोसोम होता है, और कैसे फीमेल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चाइल्ड के लिए, भले मेल बेबी बॉय हो रहा है या बेबी गर्ल हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, मेल होता है ना कि फीमेल होती है ना। क्यों? क्योंकि फीमेल की बॉडी में तो XX क्रोमोसोम है और मेल की बॉडी में XY क्रोमोसोम है ना। तो हमने ये पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि सेक्स हार्मोन के अलावा भी और हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि प्यूटिट्री ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले, पैनक्रियास से सीक्रेट होने वाले, है ना। उनके अलावा भी होते हैं। हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन को सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, और अगर वो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है तो ये ग्लैंड बहुत बढ़ जाती है और नीचे लटकने लगती है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी एक हार्मोन को रिलीज करती है, एड्रिनलिन ग्लैंड, जो कि हमारे होने वाले स्ट्रेस को, डर को, गुस्से को कम करने का काम करती है। ऐसे पैनक्रियास का भी काम होता है एक हार्मोन को सीक्रेट करना, इंसुलिन, और इंसुलिन का काम क्या है, हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव ग्लूकोज बन रहा है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि डायबिटीज होने से ये बचाता है। अगर इसका प्रॉब्लम हो गया, पैनक्रियास काम ढंग से नहीं करेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा बेटा, इंसुलिन नहीं रिलीज होगा, और अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं,
डायबिटीज़। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने जाना था रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। तो हमने पढ़ा था कि ह्यूमन में ही नहीं, औरों में भी हार्मोन होते हैं। इवन फ्रॉग में तो थायराइड हार्मोन भी होता है जो कि थायरोक्सिन ही रिलीज करता है, और उसके लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और हमने जाना था कि कैसे सिल्क वॉर्म का जो लार्वा है वो कैसे मॉथ में कन्वर्ट होता है, ये भी हार्मोन की वजह से होता है। उनमें इंसेक्ट हार्मोन होते हैं, इंसेक्ट्स में इंसेक्ट हार्मोन होते हैं, हमने जाना। उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाना कि कितना ज़रूरी है फिजिकली और मेंटली वेल जो होगा वो अच्छे से, जो वेलबींग जो होगा उसे हम हेल्दी बोलेंगे, WHO ने बताया था। एडोलसेंट के टाइम पे अपने रिप्रोडक्टिव मतलब कि अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक की हेल्दी रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल नीड, क्या क्या ज़रूरत है खाने में, कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है एडोलसेंट्स को यानी कि टीनेजर्स को, वो हमने जाना। हमने जाना कि एक बैलेंस डाइट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस डाइट नहीं होगी तो बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि क्या हो, एक बैलेंस डाइट हम खाएं। और बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है बेटा, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, ये सारी चीज़ें होगी, उसे हम बैलेंस डाइट बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे ही वाइटामिन होंगे, दाल, पल्सेस, राइस,